जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रनिंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 184 यूनिट 1 की समरी को करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बहुत डिटेल वीडियो आए इस यूनिट 1 पे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम इस पर डिटेल वीडियो भी ले आएंगे। जनरली बच्चे ना इलेक्टिव सब्जेक्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बहुत बार रिकमेंड आया है कि आप समरी मैम पढ़ा दीजिए, तो इसलिए हम समरी बना रहे हैं। और वैसे भी एग्जाम भी है 28 तारीख को, तो समरी है। पर अगर आप बोलेंगे कि अगर बहुत लोगों का बच्चा का रिकमेंड आता है कि मैम इस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो हम ज़रूर बना देंगे। ठीक है, सो डिटेल वीडियो भी रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा यूनिट 1 है, अभी तक से आप अगर ओवरव्यू नहीं करें ना, तो एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। ओवरव्यू देखने के बाद आइएगा इस वीडियो पे, तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। और इसका ओवरव्यू का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं स्कूल साइकोलॉजी। देखिए, ये साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी वर्ड हमारा जब भी इस चैप्टर से ना आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल साइकोलॉजी पूछ सकता है, क्या नीड और रेलेवेंस है स्कूल साइकोलॉजी का, ये पूछ सकता है। हिस्टोरिकल ओवरव्यू पूछ सकता है कि किस तरह से हिस्टोरिकली डेवलप किया है, जो अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है स्कूल साइकोलॉजी का, क्या फ्यूचर है स्कूल साइकोलॉजी का भारत में, और इसका रोल्स क्या है और फंक्शन क्या है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का स्कूल में ये क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन रोल मेंटेन, मतलब क्या सबसे डिटेल इनका वर्क है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। अगर वो ना रहे तो क्या लैग कर जाएगा स्कूल साइकोलॉजिस्ट के ना रहने पे। तो ये तो ठीक है, हम समझ गए हैं कि इससे आपको क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पर जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्टार्ट क्या करेंगे? अगर मान लीजिए रोल्स और फंक्शन पूछेगा, तो क्या आप डायरेक्ट रोल्स एंड फंक्शन से स्टार्ट कीजिएगा? नहीं, आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा कि स्कूल साइकोलॉजी है क्या। उसके बाद आप बताएंगे ना कि रोल्स और फंक्शन क्या है। कभी भी आंसर स्टार्ट करते हो तो थोड़ा एक तो इंट्रो पार्ट होता है, तो इंट्रो पार्ट ना आपको यहाँ से मिल जाएगा जब हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। ठीक है, और अगर डेफिनेशन पूछता है तो 2 डेफिनेशन आपके बुक में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले काम कीजिए, जब बुक चैप्टर स्टार्ट करने, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बुक लेकर बैठ जाइए। बुक जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं, आप देखते चलिएगा कि आपके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम है तो ज़्यादा डिटेल में आपको भी नहीं पढ़ना है, कल परसों में ही एग्जाम है। आप समझते जाइएगा आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझिएगा कि जो साइकोलॉजी, सबसे पहले मेंशन कीजिएगा कि साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड हमारा आता है साइकी। साइकी का मतलब होता है माइंड या सोल, ठीक, या फिर बिहेवियर। इसकी स्टडी को पढ़ना साइकोलॉजी। और यहाँ पे जो ये साइकोलॉजी वर्ड, साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी आया है ना, ये आया है आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इससे इस सबका एक सब ब्रांच है साइकोलॉजी का। ये बहुत सारा ब्रांच था, इसमें से एक नया ब्रांच निकल के आया है स्कूल साइकोलॉजी। पहले क्या होता था ना, जो बच्चे होते थे स्कूल के बच्चे, कुछ अगर अलग तरह का शो कर रहे हैं या फिर अलग तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं या ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सब ना सारा प्रॉब्लम ना क्लिनिकल साइकोलॉजी के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता था, बच्चे के साथ डील करते थे। या फिर स्कूल ये चाइल्ड साइकोलॉजी भी होते थे, वो बच्चों से प्रॉब्लम बात करते थे। पर उनका जो फील्ड था ना, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं था जितना डेप्थ में हुआ जब स्कूल साइकोलॉजिस्ट एक नया पोस्ट आया। तो उससे निकल के एक नया ब्रांच आया। उसमें ना डिटेल में ना बच्चों के बारे में ना लर्निंग के बारे में बात किया गया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे का हर स्टेज में बच्चे का लर्निंग आउटकम कैसा निकलता है, क्या क्या छोटे छोटे चीज़ को बच्चे सीखते हैं, या किस एज में ना ज़्यादा उनका सीखने का कैपेसिटी होता है, किस एज के बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशन करना चाहिए, मतलब किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे आप जो जो कर रहे होते हैं ना, बच्चा उसको सीख रहा होता है। तो ये बच्चों के ना लर्निंग चीज़ पे ज़्यादा डिटेल में फोकस करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट। ठीक, तो ये ना एक सब ब्रांच आया। जब भी आप समझिएगा कि जैसे आपको एक काम दिया गया है, सारा काम आपको दे दिया गया है, तो आप उतना अच्छा से सारा काम नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपको एक ही काम दे दिया गया है, एक ही स्पेसिफिक काम, मान लीजिए आपको 10 चैप्टर दिया गया, आप 10 चैप्टर में उतना अच्छा नहीं वर्क कर पाएंगे। पर अगर आपको सिंपली हम एक ही चैप्टर देंगे, तो आप एक चैप्टर में अपना बेस्ट देंगे और थोड़ा डिटेलिंग आ जाता है। तो वहीं से निकला है हमारा स्कूल साइकोलॉजी का। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये समझेंगे कि ये एक सब ब्रांच है साइकोलॉजी का, जिसमें बहुत सारा ब्रांच आता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, पहले इतना नहीं था, कंपलसरी नहीं किया हुआ था, फिर धीरे धीरे इसको कंपलसरी पहले होता था कि बस एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही रहते थे, स्कूल साइकोलॉजी में नियुक्त कर दिए जाते थे। पर धीरे धीरे उनका जो वर्क था उतना स्पेसिफाइड नहीं था, उतना स्पेसिफिकली नहीं था, तो वो नहीं करते थे। और पहले होता था ना कि नॉर्मल बच्चों के साथ डील नहीं किया जाता था। पहले रखा जाता था कि बस ना स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं ना, उनको ही ज़्यादा ज़रूरत है।
तो उनको उनके लिए रखा जाता था कैटर करने के लिए कि वो कैसे किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर धीरे धीरे समझ में आया कि बस स्पेशल नीड वाले बच्चे ही नहीं, जबकि ऐसे भी बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं जो शरीर फिजिकली तो बहुत फिट रहते हैं पर मानसिक तौर से पूरी तरह से फिट नहीं रहते, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको किस किस तरह का परेशानी हो सकता है। तो इससे डील करने के लिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट को नियुक्त किया गया। तो ये इंट्रोडक्शन में यही है कि आखिर ये सब्जेक्ट का आया कहाँ से, कुछ तो कारण रहा होगा ना, क्यों इस सब्जेक्ट को फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी से निकाल के स्कूल साइकोलॉजी में लाया गया है, स्कूल साइकोलॉजी क्यों नया एक सब्जेक्ट को बनाया गया है। इंट्रोडक्शन में हम ये पार्ट समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है, दो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार IAPA, इनके अनुसार कुछ एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ये एक प्रैक्टिस है, देखिए आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पर हाँ याद कीजिए तो समझ के याद कीजिएगा कि ये क्या है। एक आपका जनरल प्रैक्टिस है, एक हेल्थ सर्विस है जो आपको ना एक प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है, जिस प्रोफेशनल का काम क्या होता है, वो बच्चों के साइकोलॉजी के साथ डील करते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी में बच्चों के साथ यूथ जो है, उनकी फैमिलीज़ जो है, किस तरह से लर्नर वो किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह से हर एक एज में, जो हम आपको पहले भी बताएं, हर एक एज में वो किस तरह से लर्न करते हैं और किस तरह से उनका आउटकम निकलता है, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में स्टडी करके प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर इंटरवेन करते हैं। इंटरवेन करना मतलब हस्तक्षेप करना। फिर उसके लाइफ में घुसते हैं और बताते हैं कि आप पेरेंट्स के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर टीचर के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर पीयर्स ग्रुप जिनके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको सुधारा जाए। जहाँ जड़ को समझते हैं और जड़ को फिर वो ठीक करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। और भी दो आपका डेफिनेशन है, आप एक भी डेफिनेशन लिखिएगा तो चल जाएगा। पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दीजिएगा कि कहाँ से आया है, 3 ब्रांच से आया है, 3-4 ब्रांच से आया है, और ये इसका मेन काम क्या है, और फिर डेफिनेशन जो आपका इसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो दिया हुआ है उसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, हो गया। उसके बाद हमारा आता है नीड एंड रेलेवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। नीड क्या है इसका, देखिए नीड क्या है। अब क्यों आया कि गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव लेके आ रही थी। आपकी बुक में देखिए, बुक पेज नंबर 15 खोलिए और उसमें देखिए कि बता रहे कुछ ना 2-3 तो ना स्कीम दिया हुआ है सरकार का, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन। ये दोनों ना प्लीज़ नोट कर लीजिए, इसको लिखना ही है। अब देखिए हम आपको ये नहीं बोलते कि पूरा जितना पैरा दिया हुआ है ना नीड एंड रिलेवेंस का आप पूरा लिखिए, पर एटलीस्ट ना कुछ पॉइंट आप याद कर लीजिए। वो पॉइंट आपको याद रहेगा ना तो फिर आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखने वाले कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आई थी फुलफिल करने के लिए कि बच्चे का जो एजुकेशनल नीड है उसको फुलफिल किया जाए। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान आया था 2000 में, राइट टू एजुकेशन आया था, हर बच्चे का अधिकार है पढ़ने का अधिकार। फिर कंपलसरी कर दिया गया हर पेरेंट्स को कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन तो देंगे ही देंगे। हर सरकार जो राज्य सरकार है, वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने स्कूल में अपने स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल देगा। गवर्नमेंट स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन होगा और विथ वर्नैकुलर लैंग्वेज में, मतलब उसके मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा उसको, बच्चे को। ये था, पर बहुत सारा ना एनरोलमेंट नंबर बहुत कम हो रहा था। एनरोलमेंट नंबर को बढ़ाने के लिए वो क्या कि मिड डे मील लेके आए, यह बता सकते हैं। पर ये प्रॉब्लम ही यहीं तक नहीं था। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम आया कि साइकोलॉजी का जो कोर्स था ना, वो धीरे धीरे लास्ट डिकेड आप लिखा है इसमें, आप 10 से 20 साल लिख सकते हैं। 10 से 20 साल में ना साइकोलॉजी का कोर्स बहुत इंक्रीज़ करने लगा, बच्चे साइकोलॉजी लेने लगे, कॉलेज वगैरह में लेने लगे। पर होता क्या था, जो साइकोलॉजी जो लेते थे ना वो बच्चे स्कूल साइकोलॉजी डिटेल में स्कूल के ही इर्द गिर्द नहीं पढ़ता था, बच्चों के इर्द गिर्द नहीं घूमता था, पूरा होलिस्टिक में सारे ह्यूमन्स के बारे में बात चलता था। पर यहाँ पे स्कूल साइकोलॉजी जो पूरा डिटेल किसके बारे में, बच्चों के बारे में है, एकेडमिक प्रॉब्लम के बारे में है। मतलब एकेडमिक प्रॉब्लम ही नहीं है, एकेडमिक टाइम में उनके साथ जो प्रॉब्लम हो सकता है, मोर स्पेसिफिकली वो है। मतलब स्कूल टाइम के अब जब बच्चे स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ जो प्रॉब्लम होता है उसको डील करते हैं। शादी वादी से रिलेटेड वाला डील नहीं करते हैं। साइकोलॉजी बहुत बड़ा होता है ना कि डाइवर्स वगैरह होने के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं कुछ लोग, तो उससे डील नहीं ये कर रहे हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम बच्चों के साथ ही डील करना है, स्टूडेंट के साथ डील करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे वापस हम आते हैं नीड और रेलेवेंस में, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे तो इसको और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे थे। पर साइकोलॉजी वो ले रहे थे ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी में उनको ज़्यादा इंक्लिनेशन था। पर क्लिनिकल साइकोलॉजी लेने के बाद भी वो ना स्कूल साइकोलॉजिस्ट की तरह फॉर्म भरते थे और स्कूल में जाते थे, नियुक्त किए चले जाते थे कि प्रोफेशन चुनते थे कि हम स्कूल में एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे। पर उनका जो स्टडी था, उनका जो ब्रांच था पढ़ा हुआ, वो था क्लिनिकल साइकोलॉजी पे, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं था। इसीलिए फिर धीरे धीरे देखा गया कि नहीं, एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का एक अलग ब्रांच होना चाहिए, उनको अलग से ट्रेनिंग देना चाहिए। तो इसका ज़रूरत क्या रहा, सबसे बड़ा अब नीड लिख सकते हैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है, 2 डाटा दिया हुआ है कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहा है भारत में। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नंबर पर है आपका है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश। ये तीनों का नाम मेंशन कीजिएगा। आपको ज़्यादा डाटा फिक्स पूरा डिटेल में नहीं लिखना, पर इतना लिख देना कि आपका अप्रॉक्स 2017 में 10,000 सुसाइडल रेट देखा गया है और 2018 में 9,000। ठीक, इतना आप बता सकते हैं।
नहीं 2017 में ही आपका 9,000 है, 2018 में है आपका 10,000। हाँ 2018 में 10,000, मतलब स्पाइक किया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आप लिख सकते हो ना, फिर आप 1920 या 23 का भी डाटा अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। लिख सकते हैं कि सुसाइड, बस इतना ही, अभी ये भी नहीं याद है तो आप इतना लिख सकते हैं सुसाइडल रेट बच्चों का बढ़ रहा है। इसके पीछे जो एक्सपर्ट जो है कुछ रीजन देते हैं कि ज़्यादा रीज़न क्या हो जाता है सुसाइडल रेट बढ़ने का, एकेडमिक स्ट्रेस रहता है। बहुत बार बच्चे गार्जियन प्रेशर दे देते हैं कि आपको इतना ही मार्क्स लेके आना है तो लाना है, नहीं तो फिर हम बहुत स्ट्रेस फील कराते हैं बच्चे को कि नहीं, तुम पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि तुमको इतना ही मार्क्स लेके आना है। बच्चा देख रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है फिर भी है कि, और लगता है कि ऐसे मार्क्स ही सब कुछ है, बच्चे के पास नॉलेज रहे ना रहे पर मार्क्स ही सब कुछ है। बहुत बार होता है। इवन हम भी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे तो उनकी मम्मी मेरे को बोली थी, उसका कंडीशन बहुत बुरा था, पर उसकी मम्मी बोल रही थी कि अंजलि अगर ये फेल कर गई ना तो सच बता रहे हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे। अब बताइए उस बच्चे पर क्या प्रेशर आ रहा है, वो बच्चा क्या सोच रहा है। वो जानता है वो बच्चा कि हम कुछ भी कर लें। उसकी मम्मी मेरे को 1 महीना पहले, एग्जाम के 1 महीना पहले मेरे को बोल रही है कि आप पढ़ा दीजिए। 1 महीना पहले हम क्या ही चमत्कार कर देंगे, कुछ चमत्कार तो नहीं कर देंगे ना, जितना होगा मेरे से उतना ही पढ़ा पाएंगे। और इन केस अगर वो बच्चा फेल कर जाता तो उसकी मम्मी उसको बोल रही है, उसके सामने ही बोल रही है कि अगर ये फेल कर गई ना तो हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हम फेस नहीं कर पाएंगे, सब मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको फेस नहीं कर पाएंगे कि मेरी बेटी फेल कर गई है। तो उस बच्चे पे एक एकेडमिक स्ट्रेस आता है कि हो सकता है हर बच्चा का इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, वो नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो उसको समझाइए, उसको आप उसका प्रॉब्लम को, रियल प्रॉब्लम को समझिए। हम लोग के टाइम पे स्कूल में क्या होता था, जनरली बोल देते थे टीचर के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक याद कर गया ना, समझाते नहीं थे उतना। बच्चे हम तो नहीं समझ पाते थे, समझने में प्रॉब्लम होता था, डिटेल में समझा, बस बोलते थे कि याद कर लो। तो ये सब प्रॉब्लम अब नहीं हो रहा है, अब उसको चेंज किया जा रहा है, बच्चों को ना समझा जा रहा है कि, अब बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बच्चे याद कैसे करें, बच्चे इंटरनलाइज कैसे करें याद। ये जो हमारा कुछ भी मेमोरी होता है ना, ब्रेन काम किस तरह से करता है, उसको समझाते हैं कि आप है ना एक बार पढ़िए, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार पढ़िए, हर दिन करके ना। कुछ चीज़ होता है जैसे हम अपने बच्चों को, हमेशा स्टूडेंट लोगों को बताते हैं कि हनुमान चालीसा कभी हम लोग याद नहीं किए हैं पर पढ़ते पढ़ते याद हो गया है। ठीक वैसे ही ना कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो आपको डेली याद नहीं करना पड़ता, जैसे कि टेबल याद नहीं करना पड़ता है। टेबल आप डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़िए ना, आपको फिर कब याद हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो कुछ चीज़ ऐसा है, तो बच्चों के साथ समझाया जाता है कि बच्चे किस तरह से याद करें, बजाय बच्चे पे प्रेशर डाल के। तो बच्चे पे वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि एकेडमी जो रीज़न रहता है, इसका रीज़न जो आया स्कूल साइकोलॉजी को लाने का, कि सबसे पहले सुसाइडल रेट बढ़ा। सुसाइडल रेट के रीज़न क्या देते हैं कि एकेडमिक स्ट्रेस रहता है, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, रिलेशनशिप फेलियर होता है उनका, कभी कभी होता है बच्चे लोग का अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन हो ही जाता है, एडोलेसेंट के टाइम पे अट्रैक्शन चालू हो ही जाता है। तो अट्रैक्शन में फेलियर हो जाने के कारण, या किसी को कोई पसंद किया, उधर से सेम पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, तो एकेडमिक रिलेशनशिप फेलियर फील करते हैं, टोटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसके कारण कभी कभी लोग सुसाइडल टेंडेंसी में चले जाते हैं। दूसरा है, पहले उसके बाद बताया गया आपका नीड एंड रिलेवेंस में ही बताया गया कि पहले होते थे पैरा प्रोफेशनल होते थे, पैरा प्रोफेशनल लोगों को फिर हटा के फिर प्रोफेशनल लाया गया। मतलब पैरा प्रोफेशनल होते थे कि सब फील्ड का उनको नॉलेज होता था, ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़े होते थे, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़े होते थे, और फिर स्कूल साइकोलॉजी की तरह काम करते थे, पर उनको उतना ब्रॉडर स्पेक्ट में, उतना डिटेल में नॉलेज नहीं होता था। तो फिर उनको हटा के फिर डिटेल किया गया कि नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जो डिप्लोमा किए हों साइकोलॉजी से, या फिर ग्रेजुएट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों। ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्लोमा किए होने चाहिए। ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन रख दिया गया कि हेल्थ वेलनेस टीचर होगा, उनका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट की तरह जो नियुक्त होगा स्कूल में, उनके पास कुछ ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम टाइम पे एक टोल फ्री नंबर रखा गया कि बच्चे अगर कुछ स्ट्रेस फील करते हैं तो वो बात कर सकते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में, बोर्ड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं तो वो एक नंबर रखा गया कि आप वहाँ पे बात कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये लिखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 2020 का, ये एम्फेसाइज करता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे। बच्चे के फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान रखा जाए, एज वेल एज उसके मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ ना दिखता नहीं है। मेंटल हेल्थ, और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वही समझ पाते हैं कि नहीं, बच्चा किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, तो ये दिखता नहीं है। तो वो उस पर भी फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके कारण एजुकेशन हेल्थ, मेंटल हेल्थ को एम्फेसाइज करने के कारण हर सारे स्कूल को स्कूल साइकोलॉजिस्ट जैसा पोस्ट एक तो अपॉइंट करना पड़ा। और जब आप एक पोस्ट रखे हैं तो उस पोस्ट के लिए किसी को तैयार तो करेंगे, फिर तैयार कैसे होगा? स्कूल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ला के उसके बाद उस बच्चे को जो टीचर है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट के जो अच्छे से काम कर पाए स्कूल एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो उसको स्कूल साइकोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, इसलिए सब्जेक्ट आया है हमारा। तो इसमें हम तो यही तो पढ़ रहे कि नीड एंड रेलेवेंस क्यों रहा स्कूल साइकोलॉजी का। स्कूल साइकोलॉजी जब हम बात करें, ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा ट्रेनिंग पे एम्फोसाइज़ किया गया। कोविड-19 का बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे, जो स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन बच्चे स्क्रीन टाइम, इसका स्कूल कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा, और फिर वापस बच्चे फेस नहीं कर पा रहे थे कि स्कूल में किस तरह से जाएंगे, फ्रेंड्स लोगों के साथ किस तरह से जाएंगे, और टीचर के साथ सामने एकदम फेस टू फेस किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। ये सब रीज़न के कारण बहुत सब बार प्रॉब्लम होने लगा। और जनरली जो पहले होता था ना, वेस्टर्न मेथड यूज़ किया जाता था ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, अब बोला गया नहीं वेस्टर्न नहीं, इंडिया, क्योंकि हर बच्चे वेस्ट के बच्चे, मतलब वेस्टर्न कंट्री के बच्चे और जो इंडियंस होते हैं, इंडिया के बच्चे, उनके बिहेवियर में डिफरेंस है, उनका कल्चर अलग है, उनका सोसाइटी अलग है। तो सोसाइटी पे डिपेंड करना चाहिए, सोसाइटी कंडीशन को देखिए किस तरह से बच्चे का सोसाइटी किस तरह से, जैसा बच्चा का सोसाइटी होगा उसका ऐसा प्रॉब्लम होगा, उसको उसी लोकेलिटी के हिसाब से ही उसको ठीक किया जाए, ना ही कि एक दूसरी जगह का मेथड यूज़ किया जाए, स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो मेथड यूज़ करते हैं बच्चे के साथ डील करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा, तो वो बस आप यही 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि एक सुसाइडल रेट बढ़ने का, दूसरा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आया है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में, और दूसरा आता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का नया रोल आया, क्योंकि पहले होते थे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाले लोग ही स्कूल साइकोलॉजिस्ट की तरह अपॉइंट किए चले जाते थे, जिसके कारण ये ओवरलैप हो जाता था। इसको हटाने के लिए, इसको स्पेसिफिकली बनाने के लिए और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ को और बढ़ाने के लिए स्कूल साइकोलॉजी नया सब्जेक्ट लाया गया कि बच्चे इसके बारे में पढ़ें, और जब यूथ हो तो जब उनको जॉब मिले तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट एकदम एक्सपर्ट के थ्रू उनको जॉब मिले। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल ओवरव्यू में वही बात था, वापस आप वही लिख सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का ओवरलैप हो रहा था, और बच्चे के टास्क हैंडेड नॉट फॉल अंडर द, हाँ। उसके बाद हमारा आता है, इसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता है ना, आप देखिए 2-3 पॉइंट ले दो, आपकी बुक में जो ना ज़्यादा नहीं लिखा है, लिस्ट लिखा हुआ है आपका, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। इसमें NASP जो है आपका, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ये लिख सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन याद रख लीजिएगा, और इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन याद रख लीजिएगा। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रख लीजिएगा, और 2 यूनिवर्सिटी का नाम याद रख लीजिएगा, महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और GD गोइंका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, ये दोनों, और पुणे यूनिवर्सिटी जो डिप्लोमा कोर्स कराती है। तो अब देखिए, अब ट्रेनिंग तो अब सब्जेक्ट तो बना दिया गया, तो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ना किसी स्कूल या किसी कॉलेज में, तो इसमें से 2-3 स्कूल कॉलेज का नाम आपके बुक में दिया है, उनका याद रखिएगा। कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जो ऐसे महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी का जो दिया हुआ है, 2 यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी है जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में कोर्स करवाता है। तो आप अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं या एज अ कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ये 2 यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटी इसका कोर्स कराता है, इवन इग्नू भी कोर्स कराता है, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी भी डिप्लोमा का कोर्स कराता है। बस इतना नाम याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चे से डील करने के लिए बताते हैं कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग होना चाहिए बच्चों के साथ, उसके बाद डॉक्टरेट का पोस्ट भी होना चाहिए स्कूल साइकोलॉजी पे। देखिए, जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपको उतना एक्सपर्टीज़ बढ़ता जाएगा, और बिना आपके पास, अब बच्चे के साथ आपको पता ही नहीं कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बच्चे किस कारण से क्या डेवलप करते हैं, किस तरह का उनका एटीट्यूड चेंज होता है, आपको पता ही नहीं होगा, तो बच्चे के साथ कैसे डील करेंगे। तो मैटर करता है ना कि उसको डील करने उसको पता होना चाहिए, और जब पता कब होगा, जब आप बहुत डिटेल में कोई चीज़ पढ़े होंगे। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी क्या है? फ्यूचर में बता रहा है कि बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में, तो कल्चरल सेंसिटिव होना चाहिए। हर कल्चर के बेसिस पे हर सोसाइटी, मतलब एक ही ओवरऑल मेथड नहीं होना चाहिए जो पूरे देश पे अप्लाई हो। स्टेट वाइज अप्लाई होना चाहिए, कल्चर वाइज अप्लाई होना चाहिए, लैंग्वेज वाइज अप्लाई होना चाहिए, कि हर अलग अलग सोसाइटी के बच्चे का अलग अलग बिहेवियर होता है। आप एक ही जनरल मेथड सारी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजी के फिर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एथिकल गाइडेंस देना चाहिए। दूसरा है, मोर रिसर्च का ज़रूरत है। सोसाइटी को बहुत लोकल इशू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लोकल इशू के कारण भी बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ना ही कि जनरल अप्रोच होना चाहिए कि सारे बच्चों आप एक ही मेथड से यूज़ कर रहे हैं। इंडिविजुअल बच्चा जिस जगह से आया है, जिस तरह का वो उसका रोल है, जिस तरह का उसका नेचर है, उस पर भी अप्रोच रखना चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बच्चों को सिखाया जाए कि वो अपने लाइफ में किस तरह से डिसीजन मेकिंग अप्रोच लगाएं, और प्रॉक्सी टीचर को रिड्यूस किया जाए। कि बहुत बार होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो खुद ना आके दूसरे टीचर को दे देते हैं, पर इसको हटाने के लिए अभी भी एक नया अप्रोच आया है। अभी तो हिंदू में पढ़े हैं कि नया स्कीम लेके आया है सरकार की, जो टीचर होंगे वो अपना फेस वाला अटेंडेंस देंगे। अब दिखाएंगे कि हाँ प्रेजेंट वो हैं, उनको फेस के थ्रू दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी खुद ना आके वो दूसरे को भेज देते थे। ये कराया गया। और कोलैबोरेटिव एक्शन होना चाहिए पेरेंट्स के बीच में, टीचर के बीच में और चिल्ड्रंस के बीच में। सब मिलके कभी एक मीटिंग होना चाहिए जिसमें वो अपने पेरेंट्स टीचर से बात कर पाएँ और बता पाएँ कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है।
रोल्स और फंक्शन, हाँ, फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, रोल्स और फंक्शन इसका इतना तो समझ गए होंगे कि क्या फंक्शन है इसका। एडवाइस किया जाता है कि आप वेस्टर्न मेथड यूज़ ना कीजिए, कंट्री का कंट्री स्पेसिफिकली, स्टेट स्पेसिफिकली यूज़ कीजिए। बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए, उसको मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। देखिए आपका रूल्स एंड फंक्शन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी है ना, उसमें ना कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, कितना टोटल पॉइंट आपका 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स आप एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपका डायरेक्ट सर्विस है, असेसमेंट है, एक्सपर्ट टॉक है, प्रिवेंशन सर्विस है, इंटरवेंशन है, कंसल्टेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको आप एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा 7 पॉइंट को। ठीक है, 7 पॉइंट को याद रख लीजिएगा। 7 पॉइंट में आपको बताते हैं डायरेक्ट सर्विस में क्या है। डायरेक्ट ना बच्चे के साथ बात करते हैं, प्रॉब्लम जो ऑफ काउंसलिंग होता है उसमें डायरेक्ट बच्चे से बात करेंगे, उनके टीचर से या पेरेंट्स से बात करेंगे। असेसमेंट होता है जो बच्चे के साथ ना बात करके उनका रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि बच्चे किस तरह, बच्चे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद बताएंगे और रिपोर्ट तैयार करके बताएंगे कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट टॉक, सेमिनार करा सकते हैं, बच्चे बाहर से कुछ बड़े बड़े लोगों को बुला सकते हैं, वो अपना लाइफ स्टोरी बता सकते हैं और बच्चे फिर सीखते हैं इससे। न्यूट्रिशन के बारे में उनको बताया जा सकता है कि बच्चे किस तरह से अपने हेल्थ पर ध्यान दें, ओबेसिटी से बचें। प्रिवेंशन अब सर्विस में आता है कि प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रिवेंट कर दें, कि ये बुली जो अगर हो रहा है किसी बच्चे के साथ, उसको रोका जाए, बुली ना हुआ जाए, जो आइडेंटिफाई किया जाए जो विक्टिम है, बुली के जो बच्चे हैं जिनके साथ बुली हो रहा है, क्योंकि यही प्रिवेंशन ज़रूरी है, नहीं तो यही बच्चे फिर बाद में आगे ना फिर वायलेंट रूप ले लेते हैं। इंटरवेंशन किया जाए, बच्चों के साथ हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ को दिखाने के लिए बनाया जाए कि वो डेवलप कर पाए, कि अपना कि वो ना पहले ही उसको उनका स्किल तैयार किया जाए जिसके कारण वो जॉब ले सके, क्योंकि बच्चे को जॉब नहीं मिलता तभी ये बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। कंसल्टेशन है जिसमें कोलैबोरेटिव एक्शन होना चाहिए तीनों का, पेरेंट्स, टीचर, बच्चे और उनके फ्रेंड्स सबका। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन है, सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, नहीं कि ऐसा नहीं हो कि बस बड़े बड़े स्कूल जो है, जो ज़्यादा पैसा वाले जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसी में ये सब रोल रहे और गवर्नमेंट स्कूल में ना रहे। बस यहीं पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये समरी हम आपको बहुत कोशिश की समझाने का। अगर आपको कुछ दिक्कत रहा होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। पर अब यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अपने कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, इसका रोल एंड फंक्शन का जो तो 7 पॉइंट्स दिया, 7 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। और फॉर फ्यूचर बता दिए हैं, हिस्टोरिकल ओवरव्यू बता दिए हैं और नीड रेलेवेंस। अब आप ना चैप्टर खोलेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी आप पढ़ पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं।